हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। अभी तक की हमारी ग्राफ प्लेलिस्ट में हमने अप्रोक्स 6 to 7 लेक्चर कवर करे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ क्या होते हैं, क्या उसके टाइप से, या फिर जितने भी हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे ग्राफ से, वो हमने डिस्कस कर लिए थे अभी तक। फिर हमने मूव ऑन किया था अपनी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में, जो कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करेंगी जब हम ग्राफ की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो जो हमें स्टार्टिंग में समझना होता है वो होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड सेकंड वन इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए और आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा टॉपिक किस पर्टिकुलर फील्ड में हमें यूज करना चाहिए, तो आप इजीली जो ग्राफ की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें रिजोल्व कर पाओगे। ठीक है। अब क्या है कि हमने अभी तक के लास्ट 2 लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है। छोटा सा ओवरव्यू हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च का भी लिया था स्टार्टिंग वाली वीडियो में। उसके बाद हमने बीएफएस का प्रोसेस और उसके कोडिंग करी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये कंप्लीटली वीडियो डेडिकेटेड है डेप्थ फर्स्ट सर्च को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बनाऊं। ठीक। और एक चीज ये कि आप ये सोच के चलना इस वीडियो को पढ़ने कंटिन्यू करने से पहले कि जब आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझ रहे होगे कि एग्जैक्टली डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है, कैसे ये काम करता है, तो आपको ये भी सोचना है साथ साथ कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। और अगर थ्योरेटिकल के टाइम पे नहीं आता, जब हम डिस्कस करेंगे इसका पूरा प्रोसेस है किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो पहले खुद कोड करने का ट्राई करना। बिन मतलब वीडियो को आगे मत देखना, पहले अपने आप खुद कोड करना। अगर नहीं होता तो ही आप वीडियो आगे कंटिन्यू करना। ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना आते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च पे। सबसे पहली बात की दोनों एल्गोरिथम्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों हमारे ग्राफ को ट्रेवर्स करने में हमें हेल्प करती है। बस डिफरेंस ये है कि दोनों काम किस तरीके से करती है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करती है, एक पर्टिकुलर लेवल पे जितने भी नोट्स होते हैं सबको एक साथ लेके चलती है। जब वो एक लेवल के सारे नोट्स को कंप्लीट कवर कर लेगी, तब वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ऐसे ही जब सेकंड लेवल को कवर कर लेगी, तब वो थर्ड लेवल पे जाएगी। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि अगर आपने एक नोड लिया, तो जहां जहां उसकी डायरेक्शन जा रही है, जितने लास्ट तक जा सकती है पहले वो वहां जाएगा। अगर वो एक जगह पे आके वो एंड हो चुका है, तो वो क्या करेगा, वो बैक ट्रैक करेगा, फिर वो दूसरा पाथ चूज करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि बैक ट्रैक का मतलब क्या। देखो, नाम से पता लगता है, उसका जो मीनिंग है वही यहाँ पे यूज किया गया है। कि बैक ट्रैक का मतलब है कि जिस पाथ से आप आए हो उसी पाथ, जब आपको आगे रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, तो आप क्या करोगे, उसी रास्ते से पीछे आओगे ना। और अगर आपको कोई दूसरा रास्ता मिलेगा तो आप उस पर चले जाओगे, वरना वापिस पीछे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाओगे। ठीक है। ये होता है बैक ट्रैक करना, जिस पाथ पे आप गए हो उसी पाथ से वापिस आना। ठीक। हमें क्या करना है, डेप्थ में जाना है। जितना भी हमें डायरेक्शन मिलती रहेंगी डेप्थ में जाने की, हम जाते रहेंगे। जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, जिसमें हमारे पास 5 नोड है, 1 2 3 4 5। अगर मुझे यहाँ बैक ट्रैक करना होगा, मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे डीएफएस अप्लाई करना होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो मैं क्या करूंगी। सबसे पहले अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन बोलता है ना कि ये आपके पास ग्राफ है और आपको इसका डेप्थ फर्स्ट सर्च निकालना है, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन उससे ये पूछोगे कि इस ग्राफ में सोर्स नोड क्या है। सोर्स नोड का मतलब होता है, देखो ट्री में क्या होता है, हमारे पास एक रूट होता था क्योंकि वहां पे क्या होती है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। लेकिन ग्राफ में हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड अलग अलग नहीं होते। मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में आप फर्स्ट वीडियो में देखोगे ना व्हाट इज ग्राफ, तो आपको इजीली समझ में आएगा। और हमने एक वीडियो में कवर किया है कि ग्राफ और ट्री में डिफरेंस क्या है, तो उसे और देख लेना। ठीक है। तो बस इतना मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि ट्री और ग्राफ में फर्क है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होती। होती है अगर सिर्फ मैं डायरेक्शन में देखूं, लेकिन कंप्लीट पूरे ग्राफ में मैं ये डिफाइन नहीं कर सकती कि यहाँ पे 1 ही इसका रूट नोड है या फिर 2 ही इसका रूट नोड है। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें एक एग्जैक्टली हिराकी नहीं चलती है। ठीक है। तो हमें हमेशा जो भी हमसे ये बोलेगा कि इसका डेप्थ फर्स्ट सर्च या ब्रेथ फर्स्ट सर्च लिखो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछना है कि इसमें इसका सोर्स नोड क्या है। ठीक। जब आप ये क्वेश्चन पूछ लोगे, तो मान लो मुझे यहाँ पे सोर्स दिया होता है इन्होंने 1 है। ठीक। तो मुझे 1 के हिसाब से निकालना है कि 1 को अगर मैं सोर्स नोड लेती हूँ,
तो इसमें इसका डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या आएगा देखो। सबसे पहले मैंने 1 को पकड़ा, ठीक। अब 1 से कहाँ जा सकती हूँ मैं? 1 से जा सकती हूँ मैं 2 पे। 2 से मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं 3rd की तरफ जाऊँ या मैं 4th की तरफ जाऊँ, ठीक। मैंने चूज़ किया 3, तो अब मैं करूँगी, मैं 4 की तरफ नहीं देखूँगी, मैं देखूँगी 3 और कहाँ-कहाँ जा सकता है, पहले उस पूरे पाथ को कवर करके आऊँगी। तो पहले मैंने क्या किया, मैं गई 1 से 2 पे, 2 से 3 पे। अब मैं देखूँगी मैं क्या 3 से कहीं पे जा सकती हूँ? तो हाँ, मेरे पास एक जगह है 5 पे जाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं गई यहाँ से 3 से 5। फिर मैं जिस पोज़ीशन पे हूँ अब, मैं हूँ 5 पे। मैं यहाँ देखूँगी क्या मैं 5 से कहीं भी विज़िट कर सकती हूँ? तो मैं यहाँ पे अभी विज़िट नहीं कर पा रही कहीं पे भी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस केस में बैक ट्रैक करना शुरू करूँगी। बैक ट्रैक का मतलब होता है जिस पाथ से आप आए हो उसी पाथ पे उल्टा जाना। तो आप 5 पे कहाँ से आए थे? 3 से, तो आप उल्टा गए। अब मैं चेक करूँगी कि जब मैं यहाँ 3 पे आ गई हूँ, तो क्या मैं 3 से 5 के अलावा भी कहीं जा सकती थी? ये 5 वाले रास्ते को तो मैं कवर करके आ चुकी हूँ। तो इसके अलावा 3 से मैं सिर्फ 5 पे जा सकती थी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं यहाँ से भी क्या करूँगी, मैं बैक ट्रैक करूँगी। अब मैं आ गई 2 पे। 2 पे मेरे पास 2 रास्ते थे, 3 और 4। 3 पे मैं पहले ही जाकर आ चुकी हूँ, तो अब मैं किधर किस साइड जाऊँगी? 4 साइड के साइड। जब मैं 4 के साइड जाऊँगी तो मेरा क्या हो जाएगा अब? 4 कवर हो जाएगा। 4 से मेरे पास रास्ते हैं 3 और 5 के पास जाने के लिए। लेकिन मैं दोनों ही रास्ते पे क्यों नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो पहले ही विज़िट हो चुके हैं। अगर मैं 3 पे जाती हूँ, दोबारा मैं 5 पे जाती हूँ, दोनों ही नोड कवर हो चुके थे। तो जो नोड का पाथ कवर हो चुका है, मैं उस साइड कभी नहीं जाऊँगी, ठीक है? तो इससे आपको एक चीज़ दिमाग में आ जाती है कि मैं ये कैसे आइडेंटिफ़ाई करूँगी कि अब मुझे इस नोड पे नहीं जाना और मुझे इस नोड पे जाना है। तो अगर आपने लास्ट की वीडियोस कवर करी हैं, तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा होगा, उसे ये समझ में आ गया होगा कि ग्राफ के केस में जब भी मुझे ये देखना होता है कि मैं इस नोड पे आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, वहाँ मैं एक अलग से एरे क्रिएट करती हूँ, बूलियन एरे, जिसको मैं बोलती हूँ विजिटेड। अगर मैं उसे इनिशियली फ़ॉल्स करके रखती हूँ, अगर वो एक बार भी विज़िट हो गया वो नोड, तो मैं वहाँ सेट कर दूँगी ट्रू, और वरना मैं उसे वहाँ क्या रहने दूँगी, फ़ॉल्स ही रहने दूँगी, ठीक है? और एक सजेशन है मेरी तरफ से कि जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हो, चाहे वो ट्री हो, ग्राफ हो, आप बेसिक 4 से 5 वीडियो बेसिक इंट्रोडक्शन की लिया करो। उसके बाद कोशिश किया करो कनेक्ट करने की, कि हाँ, मैंने पहली प्रॉब्लम ये समझी थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी। तो इन चीज़ में ऐसा कुछ कॉमन है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में मैंने पढ़ा था कि हाँ, मुझे नोट्स को मेंटेन करके रखना था कि मुझे दोबारा उस पाथ पे नहीं जाना। तो मैंने वहाँ क्या किया था, बुलियन वेरी एरे लिया था। सेम केस मेरा इस वाले स्टेटमेंट में भी आ रहा है कि मुझे उस नोड पे जाना ही नहीं है जो पहले से ही विजिटेड है। तो मैंने क्या किया, उसी का रेफरेंस लिया इस वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, और मैंने यहाँ क्या चूज किया, एक एरे बनाया जो कि बुलियन टाइप का होगा, उसे मैं नाम दूंगी विजिटेड। तो ऐसे रिलेट करके आगे कंटिन्यू करने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर आप रटना शुरू करोगे ना, तो ऐसी इतनी सारी प्रॉब्लम बन सकती हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आप समझ के करोगे तो ही आप आगे कंटिन्यू करोगे, वरना आप बोर हो जाओगे किसी भी टॉपिक से, ठीक है? तो यहाँ देखो, अब इस केस में हम क्या कर चुके हैं, हम सारी की सारी वैल्यूज कवर कर चुके हैं। अगर हम अपने सोर्स को 1 लेते हैं, तो जो इसका डेप्थ फर्स्ट सर्च आएगा वो आएगा 1 2 3 5 4, ठीक। अगर वही मेरे पास, अगर आप पूछोगे सोर्स होता 2, ठीक है, अगर सोर्स होता यहाँ पे 2 इस केस में, तो मैं 2 से कहाँ जाती, 3 पे। 3 से कहाँ जा सकती थी, 5 पे। 5 के आगे रास्ता नहीं था, बैक ट्रैक करती 3 पे आती। 3 से आगे मैं कहीं नहीं जा सकती थी, मैं बैक ट्रैक करती, मैं दोबारा 2 पे आई। और जब मैं 2 पे आई, मेरे पास एक रास्ता आया 4 पे जाने का, तो मैं चली गई। लेकिन इस केस में देखना कि मैं 1 पे नहीं जा पाऊंगी, तो डिपेंड करता है कि आप सोर्स क्या चूज कर रहे हो, उसी के बेसिस पे आपका आउटपुट आया डेप्थ फर्स्ट सर्च में, ठीक। तो अगर आप सोर्स 2 यूज करते तो आपका डीएफएस आता 2 3 5 4, ठीक। यहाँ पे हमारे पास कैसा टाइप का ग्राफ था, डायरेक्टेड। तो डायरेक्टेड में चांसेस है कि आपको कोई ना कोई नोड मिस हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास होता अनडायरेक्टेड, तो आपको खुद ही समझ में होगा कि अनडायरेक्टेड में हमारे पास बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होती है। मतलब अगर आप 1 से 2 पे आ रहे हो, तो आप 2 से 1 पे भी जा सकते हो। तो यूनि डायरेक्शनल में हमेशा हमारा क्या होगा, सारे के सारे नंबर ऑफ नोड्स कवर हो जाएंगे,
ठीक। तो यही था इसका पूरा वो कि अगर आपका सोर्स चेंज होता है तो आपका डीएफएस का रिजल्ट भी चेंज होगा। और डायरेक्टेड के केस में कंपलसरी नहीं है कि आपके सारे के सारे नोड्स कवर होंगे। ठीक। अभी ये तो था इजी सा एग्जांपल, अब हम करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। जैसे ग्राफ 2 में मैंने लिए हैं यहाँ पे 7 नोड्स लिए हैं। ठीक। अब सबसे पहला क्वेश्चन वही कि अगर मुझे इस ग्राफ का डीएफएस निकालना है तो उससे पहले मुझे आप सोर्स बता दो कि सोर्स क्या है। तो मान लो मैं अपने आप एक सोर्स 1 को ही लेके चलती हूँ। ठीक है। आप प्रैक्टिस करने के लिए सोर्स को चेंज करते रहना और ट्राई करना कि आप 4 से 5 सोर्स चेंज करके इस ग्राफ को करके देख सको, जिससे आपका प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी ये चीजें। अगर आपका सोर्स होता है यहाँ पे 1, तो आप 1 से कहाँ विजिट कर सकते थे? 3 पे, और कहीं विजिट नहीं कर सकते। 3 से कहाँ जा सकते थे आप? 3 से जा सकते थे 7 पे और 4 पे। तो मैंने चूज किया मान लो 4, मुझे 4 पे जाना है। 4 से मैं कहाँ जा सकती हूँ? 5 पे। 5 से मैं जा सकती हूँ 6 पे। 6 के बाद मेरे पास दोबारा चांस है 4 पे जाने का, लेकिन 4 तो क्या हो चुका है, पहले से ही विजिट हो चुका है, तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो मेरा पाथ क्या आया था? 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अब आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने बैक ट्रैक करना शुरू करा। 5 बाई 5 पे भी कोई नहीं है, तो यहाँ से ये बैक ट्रैक किया। 4 पे मेरे पास एक रास्ता है 7 पे जाने का। तो अब मैं इसके बाद कहाँ जाऊंगी? मैं जाऊंगी इसके बाद 7 पे। 7 के बाद कहाँ जाऊंगी? 7 के बाद मैं जा सकती हूँ 2 पे। और ऐसे करने से हमारे जितने भी नंबर ऑफ नोड्स थे वो सारे कवर हो गए। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ एग्जांपल 3 जैसे। अगर हमारे पास यहाँ पे सोर्स होता 3, तो 3 के केस में मान लो पहले मैं 7 पे चली गई। 7 से मैं कहाँ जाती? 2 पे। 2 से कहाँ जाती? 1 पे। 1 से आगे मैं कहीं नहीं जा सकती, तो मैं बैक ट्रैक करती 2 पे आती। 2 से 7 पे आती। 7 से फिर मैं जा सकती थी 6 पे। 6 से मैं जा सकती थी 4 पे। 4 से मैं जा सकती थी 5 पे। तो देखो हमारे इस केस में भी सारे के सारे नोट्स कवर हो चुके हैं। तो ये कंप्लीटली रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप क्या सोर्स चूज कर रहे हो। ठीक। अब ये हो गया इसका पूरा प्रोसेस की एग्जैक्टली डीएफएस। अगर आपको किसी को इंटरव्यू में कोई पूछ ले या फिर आपको कोई दोस्त पूछ ले, तो आप क्या बताओगे कि एग्जैक्टली डीएफएस है क्या? तो ये हो गया वो वाला पार्ट। अब देखते हैं कि इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक। तो मैंने सेम ग्राफ लिया है ऊपर वाला, बस मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा नोड ऐड कर दिया 0। ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं? हमने क्या चेक किया था कि हम एक विजिटेड एरे क्रिएट करेंगे जो कि बुलियन टाइप का होगा। इनिशियली सारी वैल्यू फॉल्स होंगी क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी, हमें इतना कंफर्म है कि कोई भी नोड विजिट नहीं हुआ। ठीक। सबसे पहले हम पूछेंगे कि सोर्स क्या है। तो मान लो उसने सोर्स दिया होता हमें 1, तो सबसे पहला हमारा काम होता कि हम 1 को, क्योंकि 1 अगर सोर्स है तो इसका मतलब कि हम उसे विजिट कर चुके हैं, तो हम क्या कर देंगे? 1 को ट्रू सेट कर देंगे कि हाँ ये तो विजिट हो चुका है, और इसको हम क्या कर देंगे? प्रिंट। फिर 1 से मेरे पास कहाँ कहाँ जाने के लिए रास्ते हैं? 1 से मेरे पास जाने के लिए रास्ते हैं यहाँ पे 3 के पास बस। जब मैं 3 के पास जाऊंगी तो बस मेरे पास एक रास्ता है। तो 3 से मैं क्या करूंगी? सबसे पहले 3 को मार्क कर दूंगी कि हाँ मैं 3 को विजिट कर चुकी हूँ। जब मैं 3 को यहाँ विजिट कर चुकी हूँ, फिर मैं चेक करूंगी मैं 3 से कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, और साथ में मैं इसे प्रिंट भी करा दूंगी। 3 से मैं जा सकती थी 4 और 7 पे। ठीक। अब मैंने चूज किया मान लो 4 वाला पाथ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? जैसे ही मैं कोई भी एलिमेंट को नेक्स्ट नोड की तरह चूज कर लूंगी, तो मैं उसे अपडेट कर दूंगी ट्रू से, और साथ में उसे प्रिंट भी करा दूंगी कि मैं 1 के बाद 3 पे गई, 3 के बाद 4 पे गई। अब मैंने 4 के, मतलब कि जिससे 4 कनेक्टेड है वो चीज चेक करी, वो है सिर्फ 5। अब मैंने 5 को चूज किया। जब मैंने 5 को चूज किया तो मैं आ गई यहाँ पे बुलियन वेरिएबल एरे पे, और मैंने 5 को सेट कर दिया ट्रू, और इसे यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया। फिर मैंने 5 के चाइल्ड चेक करे, ये है 6। 5 सिर्फ एक से कनेक्ट है 6 से, तो सिंपल फिर हमारा वही प्रोसेस रहेगा। हमने 6 को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया, क्योंकि वो विजिटेड मार्क नहीं था, हमने उसे ट्रू कर दिया कि अब वो विजिट हो चुका है, और साथ में हमने क्या करा? उसे प्रिंट भी करा दिया। अब मैंने 6 के चाइल्ड चेक करा, 6 का चाइल्ड है सिर्फ 4। जाके मैंने देखा कि अरे ये तो पहले से एग्जिट हो चुका है, तो मैं दोबारा उस पाथ पे क्यों जाऊं? मैंने क्या करना शुरू करा? बैक ट्रैक करना शुरू करा। तो मैंने, जब मैं 6 पे आ गई, मैं 4 पे नहीं जा सकती, तो मैंने बैक ट्रैक जब किया तो मैं आई 5 पे।
जब मैं 5 पे आई तो मुझे 5 से भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं दोबारा आई 4 पे। 4 पे भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, मैं दोबारा गई 3 पे। ये हो गया प्रोसेस बैक ट्रैक करना। 3 से मेरे पास एक ऑप्शन था जो था 7। फिर जब मुझे ये मिला कि तो विजिट हुए ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे विजिट मार्क किया, 7 को प्रिंट किया, और फिर मैंने चेक किया कि 7 के से कितने नोड कनेक्टेड है जो कि विजिटेड नहीं है। तो यहाँ सिर्फ कनेक्टेड है 2, और 2 को मैंने चेक करा, ये तो अभी विजिट हुआ ही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले काम किया इसे ट्रू मार्क करने का, कि ये विजिट हो चुका है। फिर मैंने इसे प्रिंट कराया, और उसके बाद मैंने चेक करा आगे कि 2 कितने एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। 2 कनेक्ट है सिर्फ 0 के और 1 के साथ, लेकिन 1 क्या हो चुका है, पहले से ही ट्रू मार्क हो चुका है कि ये तो विजिट हो गया। तो लास्ट केस में क्या बचता है, 0। अब 0 हमारा विजिट नहीं हुआ है, तो दोबारा हम क्या करेंगे, इसे मार्क करेंगे ट्रू, आउटपुट में प्रिंट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि हम 0 से आगे कहीं नहीं जा सकते। फिर हमने बैक ट्रैक करा, फिर हमने देखा कि 2 से 1 भी विजिट हो चुका है, 0 भी विजिट हो चुकी है। हमने 2 से भी बैक ट्रैक किया, फिर हमने चेक किया कि 7 से 2 वैल्यूज थी, 2 था, 6 थी, दोनों के दोनों विजिट हो चुके हैं। तो हम किस पाथ से आए थे, हम आए थे 6 से, तो हमने दोबारा इस पे बैक ट्रैक कर दिया 6 पे। 6 से हमारे पास क्या पाथ, नहीं, हम यहाँ पे 7 पे आए थे 3 से, सॉरी, ये चीज मैं भूल गई। ध्यान रखना, थोड़ा अलग मार्कर से एक बार ट्राई करना अपनी कॉपी पे, तो आपको समझ में आएगा कि हम आए थे 7 पे 3 से, तो हमारे पास 7 से कहीं जाने का पाथ था ही नहीं, क्योंकि हम सब पाथ को विजिट कर चुके हैं। हमने 3 पे बैक ट्रैक किया। अब 3 से हमने चेक किया, दो रास्ते थे, 4 और 7। 4 और 7 दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या हो चुके हैं, विजिट। तो हमने 3 से बैक ट्रैक किया, और हम फाइनली कहाँ आ गए, 1 पे। अब 1 के पास क्या पाथ था, 3, बस, और उसे हम विजिट कर चुके हैं। तो हमने ये बैक ट्रैक कर दिया जहां से हमारी डीएफएस फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आएगा। एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या। यहाँ भी तरीके से रिकर्शन बैक ट्रैकिंग वाला सिस्टम चल रहा है, तो अगर आप में थोड़ी सी भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको ये पार्ट इजीली समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं ये सोच के चल रही हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है उन्हें बिल्कुल बेसिक से हर एक पॉइंट समझना है, इसलिए मैं अपनी हर एक लाइन और हर एक स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमने डीएफएस फंक्शन लिखा, जिसमें हमने सोर्स बताया कि सोर्स था हमारा 0 1। हमने इस केस में क्या लिया था, सोर्स 1 लिया था। जब हमने 1 लिया तो हमारे पास कहाँ कहाँ जा सकते थे, हम जा सकते थे इस केस में सिर्फ 3 पे। तो ये कॉल गई हमारे पास डीएफएस 3। जब ये डीएफएस 3 पे गई, इसके बाद हम कहाँ जा सकते थे, हम गए दो जगह जा सकते थे। तो पहले हम गए डीएफएस 4 पे, 4 से फिर हम कहाँ गए, यहाँ पे हम गए 5। फिर 5 से हम कहाँ पे गए, 6 पे। जब हम 6 पे गए, फिर हमने चेक किया कि ये तो हमें 4 पे लेके जा रहा है, लेकिन 4 तो हम पहले विजिट कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक ट्रैक करना शुरू करेंगे। यहाँ से हम वापस आ गए इस पे, फिर हमने चेक करा क्या 5 पे 6 के अलावा कोई एलिमेंट था, तो वो नहीं था, तो हमने यहाँ से भी क्या कर दिया, बैक ट्रैक। फिर हमने चेक किया क्या 4 के पास 5 के अलावा भी कोई पाथ था जाने के लिए, तो उसके पास नहीं था, तो हमने यहाँ से भी कर दिया बैक ट्रैक। फिर हमने पूछा 3 से, क्या तुम्हारे पास कोई पाथ है जाने के लिए, तो हमने क्या, इसने बताया कि हाँ मेरे पास है एक पाथ जहां आप जा सकते हो 7 पे। 7 ने बोला मेरे पास भी है एक पाथ, क्योंकि आप डेप्थ में जा रहे हो, तो आप गए यहाँ पे 2 पे। 2 ने बोला कि हम जा सकते हैं 1 और 0 पे। 1 पे पहले विजिट कर चुके हैं, तो हम गए 0 पे। 0 से पूछा, 0 ने कहा भाई मेरे पास अब कोई पाथ नहीं बचता आगे डेप्थ में जाने के लिए, तो हम बैक ट्रैक कर गए। फिर हमने 2 से पूछा, 2 ने कहा मैं तो बस 0 पे जा सकता था, आगे नहीं जा सकता, तो हमने इससे भी बैक ट्रैक करा। 7 ने कहा मैं भी सिर्फ 2 पे जा सकता था, तो जब हमने, इसने कहा 2 पे जा सकता था, तो हमारे पास कोई और दूसरा पाथ नहीं बचता, हम दोबारा से चले गए 3 पे। 3 ने कहा मेरे पास भी दो पाथ थे, 4 और 7, जहां आप जा चुके हो, तो हमने यहाँ से भी बैक ट्रैक कर दिया। तो यही है आपका काम, और जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ होगा वहां आपने बता दिया, क्योंकि जहां जहां आप कॉल कर रहे हो वहां वहां प्रिंट करा रहे हो, पहले 1 गया फिर 3,
फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 2 और फिर 0। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। अब कोशिश करना कि इसको पूरा अगर आपको समझ में आया हो यहाँ तक, तो आप इसे खुद इम्प्लीमेंट कर सको। वरना अगर आपको थोड़ा डाउट है कि आप कैसे ग्राफ बनाओगे, तो आप छोटा सा पार्ट वीडियो कोडिंग का भी देख लो, फिर आप करना कि खुद आगे ट्राई कर सको। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ बना कैसे सकते हैं। तो मैं यहाँ कोड कर रही हूँ जावा में, और मैं सजेस्ट भी यही करती हूँ सबको कि आप जावा में अपनी करियर का देखो, क्योंकि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको ऊप्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है। वरना कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, आप कौन सी लैंग्वेज लेना चाहते हो कौन सी नहीं। पर मैं यहाँ पे जावा में कर रही हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में सेम रहने वाला है। तो मैंने यहाँ क्लास बनाई ग्राफ नाम की। ठीक। अब ग्राफ में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले हमारे पास होते हैं नोड्स, जिसको हम बोल देते हैं वर्टेक्स। तो मैं यहाँ प्राइवेट टाइप का बना लेती हूँ इंटीजर वर्टेक्स। मतलब कि आप अगर सी प्लस प्लस में हो तो सिंपल इंट वर्टेक्स लिखना, तो बस इतना ही काम रहेगा। वहां आपको डेटा स्ट्रक्चर अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे इसमें कर रहे हैं हम क्लास के थ्रू। फिर हम क्या करते थे यहाँ पे, हम करते थे प्राइवेट, हम ये करते थे यहाँ पे, हमें हमने दो चीजें समझी थी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक जगह पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है एडजेंसी मैट्रिक्स और दूसरा होता है लिस्ट। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी है, लेकिन हम मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं कि हम एडजेंसी लिस्ट यूज कर सकें, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन मिल सकती है कि हमारे मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये क्या स्टोर करने वाला है? ये स्टोर करने वाला है इंटीजर्स, और इसको नाम दिया हमने एडजेसेंसी बस। ठीक। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हमेशा एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्टर लिया, और कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू ले रहे हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो कितने वर्टेक्स का बन रहा है। जितने वर्टेक्स वो हमें देगा इस ग्राफ को ऑब्जेक्ट बनाते हुए, उतनी हम वर्टेक्स सेट कर देंगे वी से। अब हमें ये करना है, जितनी भी हमारे पास वर्टेक्स होंगी उन सबको बताना है उन इंडेक्स पे, कि हर एक इंडेक्स जो है ना, वो एक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको जब वो वीडियो देख लोगे तो आपकी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फोर लूप रन करेंगे, जो कि हमारा रन करेगा 0 से लेके वर्टेक्स तक। और साथ में हम क्या काम करेंगे, इससे पहले एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। हम पहले इनिशियलाइज कर देंगे कि जो हमने ये करा है इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाए लिंक लिस्ट, और इसका साइज क्या होगा वी। मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, जितनी हमारे पास वर्टेक्स है। और हर एक रो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये एक क्या है, ये है एक लिस्ट। तो ये हो गया हमारी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं कि क्या हमारा ग्राफ सही बना है या नहीं बना। तो हम ग्राफ को यूज करने के लिए क्या करते हैं, एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड से। तो इतना करने से हो जाता है हमारा ये। और मान लो हमने दिया, हमारे पास 8 वर्टेक्स है ग्राफ में। ठीक। अब मैं आपकी, जैसे आपको इजी पड़े, तो जो हमने यहाँ ग्राफ यूज किया, मैं इसी की एजेस को लिखती हूँ। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं एक कोड कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ये मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी, क्योंकि वरना बहुत टाइम लगता है लिखने में। सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिखते हैं कि हम अपने ग्राफ में एजेस कैसे ऐड करेंगे। मैं ये पर्टिकुलर कोड लिख रही हूँ डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, पर मैं आपको बता देती हूँ कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी आप कैसे लिखोगे। तो अगर मुझे इस ग्राफ में दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करना होगा, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, मेरे पास दो वैल्यूज होंगी, एक यू होगा और एक वी होगा। ठीक। अभी क्या है, हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, जो मेरी एडजेंसी लिस्ट है उसके कौन सी रो पे मुझे अपना एक एलिमेंट ऐड करना है, वो होगा वी। मुझे यू रो पे, मतलब यू नोड पे मुझे कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, कि वो कौन से वर्टेक वी वैल्यू से कनेक्टेड है। ऐसा भी बताती हूँ मैं इसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इस ग्राफ का मुझे एड एज फंक्शन कॉल करना है, और मैं बोल रही हूँ 1 3। तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो 3 से कनेक्ट हो चुका है। जो हमारा ये वाला पार्ट था, ये 1 से 3, ये कनेक्ट हो चुका है। इतना होने से 1 और 3 कनेक्शन में 1 पेरेंट है और 3 चाइल्ड है। तो ऐसे ही मैंने जो भी हमारा ये ग्राफ था ना, फिर 2 किससे कनेक्टेड था, 0 से।
3 किससे कनेक्टेड था? 4 और 7 से। तो मैंने सेम चीज़ यहाँ लिखी है। लेकिन वहीं अगर आपको ये डायरेक्टेड ग्राफ था, अगर आपको ये अनडायरेक्टेड बनाना होता, तो बस आप इसमें क्या लाइन ऐड करते? आप वी रो पे जाके ऐड कर देते यू को। तो इतना करने से आपका डायरेक्टेड ना बन के जो इसमें एजेस डायरेक्टेड है ना, वो अनडायरेक्टेड क्रिएट हो जाती, बस इतना फर्क रहता। लेकिन अभी मैं कर रही हूँ अंडर, ये डायरेक्टेड वाला केस ही आपको मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। तो इतना करने से हमारे पास क्या हो चुका है? हमारे ग्राफ में एजेस बन चुकी हैं जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब मुझे देखना है कि जो मेरी एजेस बनी है क्या वो सही है या नहीं है। तो आप उसमें ग्राफ को प्रिंट करा सकते हो, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि आप, चलो मैं फिर भी एक बार फंक्शन लिख के देख लेते हैं, पहले इतना रन करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार मैं इसमें इंपोर्ट कर देती हूँ जावा यूटिल्स। एक काम करते हैं, हम दूसरा कंपाइलर लेते हैं, कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आई थिंक इसमें इशू हो गया है कुछ। इसमें बता रहे हैं कि हम यहाँ पे कैन नॉट कन्वर्ट, ये लाइन नंबर है हमारे पास 13। ओ, यहाँ पे हमसे क्या प्रॉब्लम हुई है, हम यहाँ एरे बताना भूल गए इसमें। तो देखो अभी तक के हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने ग्राफ को प्रिंट करा लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए ग्राफ बना कैसा है। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ कि हमें प्रिंट कराना है ग्राफ, और ये हमारा क्या होगा, जी डॉट के उससे कॉल होगा। तो हम इसी के अंदर अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं, प्रिंट ग्राफ। और इसमें क्या करेंगे, हम अपना सबसे पहले फोर लूप हमारा रन होगा, कितनी हमारी वर्टेक्स है, क्योंकि उतनी हमने रो क्रिएट करी है। तो ये हो जाएगा वर्टेक्स और ये करेगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि हर एक इंडेक्स पे एक लिस्ट है, तो सबसे पहले हम अपनी उस लिस्ट को कॉल कर लेंगे। तो ये लिस्ट, और इसे कैसे हम गेट करेंगे, सिंपल आई करके। तो इतना करने से हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे अपना, यहाँ पे j इज इक्वल्स टू 0। जे हमारा जाएगा कहाँ पे, जितना हमारा लिस्ट का साइज होगा, और साथ में जे को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे बाय 1। और इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे, हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं, हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे जो हमारे लिस्ट की जे पे वैल्यू है। और इसमें इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा देंगे। और हम देखते हैं एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हम कौन से इंडेक्स पे दे रहे हैं, कौन से वर्टेक्स की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल हम प्रिंट कराते हैं आए। देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास एरर आया। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जीरो किसी से कनेक्ट नहीं था अगर आप ग्राफ में देखोगे। और ना ही हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि जीरो कभी भी पेरेंट में रहेगा या नहीं, तो कुछ नहीं था। वन कितने से कनेक्ट था, सिर्फ थ्री से। टू कितने से कनेक्टेड था, जीरो और वन के साथ। थ्री कितने साथ कनेक्टेड था, फोर और सेवन। फाइव सिक्स के साथ, सिक्स फोर सेवन टू और सिक्स साथ। और जो मैंने आपको अनडायरेक्टेड बताया था उस केस में क्या होता है यहाँ पे, कि हमारा यहाँ पे वी आ जाता, और ये आता है यहाँ पे यू।
तो अब देखना यहाँ पे जो हमारा जीरो खाली था ना वो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जीरो के साथ कनेक्ट था टू। तो ये हो गया हमारा मतलब कि जिसमें हमारा डायरेक्टेड नहीं होता, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अभी के लिए सिर्फ मैं इसे हटा देती हूँ। अब जो हमारा मेन काम है वो हमारा यहाँ पे काम है डीएफएस को इम्प्लीमेंट करना। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन वही आया कि हम क्या बताएंगे, यहाँ पे सोर्स बता देते कि हमारे पास क्या सोर्स होना चाहिए। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे डीएफएस कॉल करने के लिए। अब डीएफएस में हमें ये देना पड़ेगा, एक सोर्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें ग्राफ में क्या फाइंड करना है, डीएफएस फाइंड करना है, और इस केस में हम सोर्स देते हैं कि वन रहने वाला है। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे कि हमारा डीएफएस नाम का फंक्शन है और हमने आपको सोर्स दे दिया है। अब बताओ इसमें क्या होना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास रिकर्शन होता है ना, इस चीज का ध्यान रखना कि हमेशा हम नया फंक्शन क्रिएट करते हैं जिससे हमारे पास रिकर्शन क्रिएट होता रहे उसमें, लेकिन रिकर्शन का फंक्शन हमेशा अलग बनाते हैं। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना था, हमें एक बुलियन एरे बनाना था, अगर आपको ध्यान हो तो बुलियन एरे किस नाम से बना देते हैं यहाँ पे, विजिटेड नाम से। तो वो सिंपल क्रिएट कर लेते हैं और उसका साइज कितना रहता था, जितनी हमारी वर्टेक्स है। अब इतना हो गया और हम इसका नाम दे देते हैं, जिसे डीएफएस यूटिल्स दे दिया। तो यूटिल्स मेनली हम उस नाम को देते हैं जहाँ पे हमारा मेन फंक्शन चल रहा होता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें पास करी, हमने एक तो सोर्स पास किया और अपना विजिटेड एरे पास किया। अब इस फंक्शन को, जो ये जो फंक्शन है ना, ये है मेन डीएफएस का वॉइड, और इसका नाम क्या है, डीएफएस यूटिल्स। इसमें हमारे पास दो चीज आ रही है कि हमारे पास सोर्स क्या होगा और हमारा विजिटेड एरे क्या है यहाँ पे। अब सोचो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या काम करते थे, जब भी हमें हमारा सोर्स मिलता था तो हम विजिटेड एरे में जाते थे, जो भी सोर्स की वैल्यू है उस पे उस पे जाके हम क्या मेंशन कर देते थे, ट्रू। तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेप। फिर दूसरा काम क्या करते थे, जो भी उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं वो वैल्यू निकालते थे। और उससे पहले हम प्रिंट कराते थे, तो पहले प्रिंट कराते थे हम, क्योंकि जो स्टेप मैंने समझाए हैं आपको वही सेम चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो यही काम आपको करना है, जैसे आप थ्योरी समझ रहे हो किसी भी प्रॉब्लम की, उसी के बेसिस पे कोड करना है। कुछ नहीं रटना, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो और कोड करो। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे प्रिंट करा दिया सोर्स। पहले हमने विजिटेड एरे में ट्रू मार्क करा, फिर हमने प्रिंट कराया, उसके बाद हम क्या करते थे, उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स निकालते थे। तो एक जावा में कॉन्सेप्ट होता है इटरेटर का, वरना जैसे मैंने प्रिंट में किया आप वैसा भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इटरेटर यूज करूंगी जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इटरेटर क्या करता है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको पहले लाइन लिख देती हूँ पूरी। इटरेटर क्या करेगा, जो भी हमारे पास लिस्ट आई है ना उस पर इटरेट करने का काम करेगा। तो इंटीजर टाइप का था और हम इसे लेते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट आ गई। अब ये कैसे निकलती है, जो भी हमारी एडजेंसी लिस्ट है उसके सोर्स की हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे लिस्ट इटरेटर फंक्शन के नाम से सर्च कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास ये वन के एलिमेंट्स थे ना लिस्ट में, वो आ गए इस लिस्ट के अंदर। अगर मेरा सोर्स वन है तो पहले इसमें इस लिस्ट के अंदर थ्री और टू आ चुके हैं। तो फिर हम चेक करें कि जो हमारे पास लिस्ट फेच हो गई, जीरो के केस में हमारे पास टॉयलेटेड उसमें एलिमेंट नहीं था। तो हो सकता है ना कि हमारी लिस्ट भी नल आई हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, जब तक हमारी लिस्ट में हैज नेक्स्ट एक फंक्शन होता है इसमें जो कि हमें बताता है कि उसके अंदर एलिमेंट्स हैं या नहीं है। ठीक। अब क्या करा हमने, जब हम इसके अंदर गए तो हमने चेक करा कि हमारे पास एलिमेंट है या नहीं है। अगर हम इसके अंदर गए तो उसका मतलब कि हमारे पास एलिमेंट है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट को, जो कि हमारा नेक्स्ट जिसको हम सोर्स बनाने वाले हैं, कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं। वन के बाद अगर आप इस ग्राफ में चेक करोगे तो वन के बाद हमारे पास सोर्स क्या बना था, थ्री। थ्री के बाद क्या बना था, फोर। तो नेक्स्ट सोर्स क्या होगा, तो हम उसे नेक्स्ट के अंदर फेच कर लेंगे। और वो कैसे फेच करेंगे, जो भी हमारे पास लिस्ट आई है तो जो भी उसमें नेक्स्ट एलिमेंट था, जैसे वन का था, वन यहाँ किसके साथ कनेक्टेड था, थ्री के साथ। तो इसका मतलब लिस्ट में थ्री आया होगा। फिर इसने चेक करा होगा क्या इसमें वैल्यू है इस नेक्स्ट के फंक्शन के थ्रू। तो उसने कहा होगा है वैल्यू थ्री। फिर हमने नेक्स्ट फंक्शन से ये वैल्यू फेच कर ली थ्री। तो अब यहाँ नेक्स्ट में वैल्यू क्या आ चुकी है, थ्री। फिर मैं चेक क्या करती थी कि क्या वो विजिटेड एरे में पहले से विजिट तो नहीं है। तो हम क्या करते थे, इफ अगर विजिटेड एरे में जो नेक्स्ट सोर्स हम लेने वाले हैं अगर वो ट्रू होता,
तो इसका मतलब कि ये फ़ॉल्स कर देता है और हमारी इफ स्टेटमेंट नहीं चलती। ट्रू होने का मतलब था कि वो पहले ही विज़िट हो चुका है। अगर वो विज़िट नहीं हुआ है तो वो फ़ॉल्स वैल्यू होती, फ़ॉल्स को हम नोट करके ट्रू कर लेते। अगर अब हम ट्रू करते तो उसका मतलब कि हमें आगे कंटिन्यू करना था और हमारा क्या होता है, डीएफएस यूटिल दोबारा से कॉल होता है जिसमें हमारा सोर्स अब बन जाता नेक्स्ट और विजिटेड एरे अपडेट होके चला जाता। ठीक। अब जैसे ही ये फंक्शन पूरा होता तो हम क्या करते, इसे एक बार मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ यहाँ लिख के। वैसे मैं समझा ही चुकी हूँ पर फिर भी आपको थोड़ा और आसान पड़ जाएगा यहाँ पे। जैसे हमारे पास आया ये वाला फंक्शन, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डीएफएस यूटिल। सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे डीएफएस वाला फंक्शन था जिसमें हमने सोर्स लिया था वन, पास किया। वन पास करने के बाद हमने एक विजिटेड एरे क्रिएट करा। ठीक। विजिटेड एरे क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, डीएफएस यूटिल्स कॉल कर दिया। डीएफएस यूटिल्स कॉल करना है, सबसे पहले हमने वन दिया और साथ में विजिटेड एरे हमने चेक करा, पहले वन को ट्रू मार्क कर दिया, वन को ट्रू मार्क कर दिया, वन करा दिया हमने प्रिंट। उसके बाद हमने वन के सारे एडसेंट निकाले तो वो क्या था, सिर्फ थ्री। थ्री आने पे हमने क्या चेक करा, वो नल नहीं थी, थ्री निकाला, विजिटेड भी नहीं है इसलिए हम बढ़ गए आगे। तो जैसे ही ये चीज हुई तो दोबारा से ये कहाँ चला गया, इस फंक्शन पे स्टार्टिंग से। फिर इसने दोबारा चेक करा क्या थ्री, फिर हमने थ्री को क्या करा, विजिटेड मार्क करा, थ्री को विजिटेड मार्क करती उसे हमने करा दिया प्रिंट। फिर हमने थ्री के एडसेंट एलिमेंट चेक करे जिसमें है हमारे पास फोर और सेवन। तो पहले उसने चेक करा क्या ये नल तो नहीं है, नहीं थी, सबसे पहले एलिमेंट क्या आया, फोर। फोर आते ही क्या हुआ यहाँ पे, इसने चेक करा फोर को कर लिया नेक्स्ट के अंदर फेच। फिर इसने चेक करा क्या फोर पहले से विजिटेड है, तो वो नहीं निकला। तो विजिट अगर नहीं निकला तो दोबारा से ये डीएफएस यूटिल्स की तरह काम करेगा, दोबारा विजिट मार्क होगा, प्रिंट होगा, ये होगा। तो ये सिर्फ एक रिकर्शन प्रोसेस है, सेम रिपीटेड उसमें फॉर्म में चलेगा, इसलिए इसे यहाँ पे रिकर्शन बोला गया है। आई होप आपको ये प्रोग्राम पूरा समझ में आ गया, लेकिन इतना मैं भी जानती हूँ कि अगर कोई बच्चा ग्राफ कॉन्सेप्ट तक पढ़ता हुआ आया है तो उसे अच्छी खासी नॉलेज होगी इन सब की। पर स्टिल मेरा ये, मतलब मुझे लगता है कि आप, कोई ऐसा बच्चा जो सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है या फिर मेरी वीडियो 15 से 20 मिनट के लिए भी देख रहा है, तो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ इस वीडियो में वो आपको पता होनी चाहिए कि बैकग्राउंड में किस तरीके से काम कर रही है, यहाँ कोई रटने वाला सीन नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन यहाँ पे डीएफएस यूटिल्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट करती हूँ इन सब चीज़ों को समझाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ा कम इस चीज़ों पे एक्सप्लेनेशन दूँ। ठीक है। बस मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं समझाती हूँ ये चीज़ें। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ करी थी, हमने प्रिंट एलन कर लिया, तो कोशिश करते हैं इसे ना करें और सिर्फ यहाँ एक स्पेस दे देते हैं जिससे हमें एक ही लाइन में अपना सोल्यूशन दिख सके। देखो हमारे पास क्या आया, 1345672 अब देखना जो हमने यहाँ कोड निकाला था उसमें भी तो यही था ना, 1345672। देखो इसका मतलब कि हमने जो चीजें समझी थी वही हमने कोड में इम्प्लीमेंट किया, सो आंसर भी दोनों का सही है, इसका मतलब कि हमने चीजें सही करी हैं। अगर आपने ये वीडियो कोड वाला पार्ट भी यहाँ से देख के किया है तो वीडियो को सब यहाँ पे एंड होने वाली है, तो अब वीडियो को एंड करने के बाद दोबारा पूरे उसको इरेज करके दोबारा से लिखना। ठीक है। और जब तक लिखते रहना जब तक आप खुद उस पूरे प्रोग्राम को ना लिख दो, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आपको सिर्फ वीडियो को देख के ही कोड करना है। ठीक है। यहाँ आप अपने लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, लेकिन करना आपको ही है। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से वही रिपीट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है। चलो बाय बाय।